हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बोर्ड के ऊपर नहीं है, थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं पेपर पे आपको लेक्चर दे रहा हूँ। आई होप कि आपको ये लेक्चर में समझ में बिल्कुल आएगा, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। और ये थियरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थियरी है आज जो हम बात करने वाले हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छे से इस थियरी को समझ लें और याद करें। देखिए, बात करनी हम लोगों को वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल के बारे में। अब सबसे पहले तो ये समझो कि गैल्वेनिक सेल में वर्क कैसे होता है। बेटा, आप सबको पता है वर्क होता है गैल्वेनिक सेल में। मान के चलो ये आपका है एनोड, यहां पर आपका है कैथोड। आप सबको पता है कि इसके अंदर हम लोग क्या भरते थे इसके अंदर हम लोग एक सॉल्यूशन भरते थे, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है ये, राइट। मान के चलो इसके अंदर हमें जिंक 2+ आयन का कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है और इसमें कॉपर 2+ आयन के कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। इसमें हम लोग एक रॉड डिप्ट करते थे और ये रॉड होता था जिंक का। यहाँ पर हम लोग और एक रॉड डिप्ट करते थे और ये रॉड होता था कॉपर का। और जब ये दोनों आउटर सर्किट से हम लोग ज्वाइंट करते थे तो ये ए मीटर या गैल्वेनोमीटर से ज्वाइंट करते थे और यहाँ पर हमारा रहता था सॉल्ट ब्रिज। आप सबको ये पॉइंट पता है। जिंक एनोड की तरफ वर्क करता है, ये भी आपको पता है। एंड कॉपर जो है वो कैथोड की तरफ वर्क करता है, ये भी आपको पता है। जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड टू कैथोड मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में देखें सॉरी, इलेक्ट्रॉन फ्लो को देखें। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां होता है बेटा? एनोड टू कैथोड होता है। और एनोड टू कैथोड जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो करंट का फ्लो कहां से कहां होता है? करंट का फ्लो होता है कैथोड टू एनोड। एरो को जरा ध्यान से देखना, कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एनोड से कैथोड। बात समझ आ रही है पॉइंट? अब ये दोनों पॉइंट को समझ लो। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है इसी वजह से वर्क हो रहा है। तो यहां पर हम लोग एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वर्क इज डन बाय गैल्वेनिक सेल ड्यू टू फ्लो ऑफ n moles of electrons कहां से कहा? फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड से कैथोड की तरफ n मोल इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इसलिए ये वर्क होता है, राइट। अब जरा आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हो और केमिस्ट्री में आगे भी पढ़ोगे। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 1 फैराडे। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 फैराडे। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं चार्ज ऑन n मोल इलेक्ट्रॉन। n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? n फैराडे होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन से वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो वर्क हो रहा है, इसे हम लोग बोल सकते हैं W सेल। क्या बोल सकते हैं? W सेल। और इसे हम लोग लिख सकते हैं W इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल वर्क इन शॉर्ट इसे हम लोग बोल सकते हैं। एक सेल के अंदर काम हो रहा है तो इसे W सेल बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के थ्रू काम हो रहा है तो इसे हम लोग W इलेक्ट्रिकल भी बोल सकते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल के इक्वल। कितना होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल जितना होता है। अब बेटा चार्ज को हम लोग क्या लिखते हैं? Q। एंड पोटेंशियल को हम वोल्टेज में V लिखते हैं, तो Q इंटू V हो जाता है। बट यहां पर चार्ज कितना? तो चार्ज ऑन n मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि n मोल इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड ट्रांसफर हो रहे हैं, तो n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? NF। एंड पोटेंशियल को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? ई सेल। क्या लिखते हैं? ई सेल। तो यहां पर NF ई सेल इतने जूल वर्क हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। NF ई सेल। शुरुआत से देखो बेटा, एक बार अच्छे से इसे नोट करना है सबको।
चलिए, तो यहां तक क्लियर है सबको। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है, जरा ध्यान देना। अब NF-E सेल इतना जूल तो काम हो गया हमारा। अब हम लोग रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल निकालने वाले। ये 11th में भी आप पढ़ चुके हो, अगेन दोबारा यहां पर आप पढ़ रहे हो। आप लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें एक स्टेटमेंट था, शायद आपको पता हो, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू W सेल। डिक्रीज इन अ गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू W सेल। डेल्टा जी की वैल्यू की बात है, लेकिन यहां पर वर्ड क्या है, डिक्रीज। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू W सेल। तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस W सेल की जगह में क्या लिख सकता हूं, ये रहा। ये पॉइंट को जरा देखो, W सेल या W इलेक्ट्रिकल क्या है, NF-E सेल। तो यही वैल्यू को मुझे यहां पर रखनी है बेटा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस NF-E सेल आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ये फॉर्मूला आपको काम में आने वाला है आगे जाके, ध्यान रखना। और यदि हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन है तो यहां पर लिखेंगे हम लोग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन डेल्टा जी नॉट लिखते हैं, एंड NF उसमें कोई फर्क नहीं होता, लेकिन E नॉट सेल लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में किस चीज को कंसीडर किया जाता है, 1 मोलर कंसेंट्रेशन, प्रेशर की रिक्वायरमेंट है तो 1 ATM या फिर 1 बार लिखते हैं, एंड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है तो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत सिंपल सी थियरी है, शुरुआत से एक बार वापस देख लीजिए आप लोग। मैंने W इलेक्ट्रिकल या W सेल का फॉर्मूला डिराइव किया, NF-E सेल, और फिर उस फॉर्मूला को मैंने रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड E सेल के अंदर रख लिया। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड सेल के लिए निकल के आता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF-E सेल, एंड स्टैंडर्ड सेल के लिए निकल के आता है डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस NF-E नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF-E नॉट सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन की ये वैल्यूज, ये जरा ध्यान रखनी है आपको। स्टैंडर्ड सेल तभी बोलते हैं जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, प्रेशर 1 ATM या 1 बार हो, एंड टेम्परेचर 25 डिग्री या 298 केल्विन। क्लियर है सबको? अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट थियरी के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है नर्न्स्ट इक्वेशन। मैं ये चीज बोलना चाहूंगा यहां पर कि नर्न्स्ट इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसमें से आते हैं। नर्न्स्ट इक्वेशन वो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग इसके थ्रू क्या करेंगे, तो पहले तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां पर, उसे जरा नोट डाउन कर लो। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, we can find E of an electrode and E cell। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी हम फाइंड कर सकते हैं एंड ई सेल भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मीन्स ये सेल पोटेंशियल है और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, दोनों चीज हम लोग इससे फाइंड बिल्कुल कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी नॉट जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। पता है आपको RT ln Q। अब यहां पर Q की वैल्यू को जरा ध्यान रखना, आप सबको पता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता था, ये होता था कि नहीं। तो Q की वैल्यू होती थी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये बहुत आसान सी बात थी।
ओके, अब ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करने वाले हैं, तो ज़रा इस फॉर्मूला को ध्यान रखना। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फॉर एन इलेक्ट्रोड, क्योंकि हमको दोनों चीज़ को डिफाइन करनी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ऑफ सेल, दोनों चीज़ों को देखना है। चलिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या अभी अभी फाइंड किया हमने, माइनस एन एफ ई सेल, किया कि नहीं, इक्वल टू डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला भी हमने तय किया, माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। चलिए, देन आफ्टर यहां पर जरा आप देखोगे तो यदि मैं इस सेल को हटा दूं तो ये ई भी तो लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर मेरे पास आएगा ई, डिवाइड करो एन एफ से, एन एफ से सबको डिवाइड करो, तो यहां पर लिख लेता हूं, चलो, डिवाइड बाय एन एफ। यदि मैं सबको एन एफ से डिवाइड कर रहा हूं और ई सेल की जगह मैं ई को कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बात करनी है इलेक्ट्रोड के बारे में, तो इलेक्ट्रोड के लिए ई सेल क्या हो जाता है, ई हो जाता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा ई, एन एफ से डिवाइड कर रहा हूं तो एन एफ से एन एफ कट जाएगा, यहां पर क्या बनेगा बेटा, ई नॉट, और ये मैं माइनस एन एफ है, तो एन एफ से जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पर एन एफ कट हो जाएगा, ये माइनस माइनस, यहां पर मैं माइनस कर रहा हूं, तो आर टी बाय एन एफ एल एन क्यू। वैसे तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस था, लेकिन मैंने क्या किया, माइनस से भी मल्टीप्लाई किया सबको। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये माइनस वैल्यू प्लस, ये माइनस वैल्यू प्लस, और प्लस वाली वैल्यू माइनस हो गई। क्लियर? तो ये आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू वैल्यू आ गई। अब बेटा ये एल एन जो है वो तो कोई काम की चीज नहीं है, हम लोग लॉग लेते हैं, एल ओ जी, ये ई का बेस है, हमको 10 का बेस चाहिए। तो आप सबको पता है कि एल एन ई क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये वैल्यू को यहां पर पुट करो, तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू आ जाएगा, यहां पर क्या बनेगा, लॉग क्यू। अब वैसे तो ये फॉर्मूला काम का है, लेकिन वैसे भी हम लोग ये फॉर्मूला के थ्रू एग्जाम्पल कैलकुलेशन में इस फॉर्मूला का यूज नहीं करते हैं, हम एक और फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब वो फॉर्मूला कौन सा है उसे जरा डिफाइन करते हैं। देखो, आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला को सबसे पहले दिमाग में रखो, लिख लो पहले तो, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। अब हम क्या करें, जरा ध्यान रखना, 2.303 आर टी अपॉन एफ, ये सारी वैल्यू फिक्स्ड है, फिक्स्ड 2.303। अब आपको पता है कि ये जो डेल्टा जी नॉट था वो जूल में लेते थे हम लोग, तो यहां पर आर की वैल्यू जूल में लेनी है, और जूल में कितनी होती है, 8.314 होती है, इनटू टेम्परेचर कितना बेटा, 298 अपॉन फैराडे 9650। आपको पता ये भी होना चाहिए कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कुलम्ब होता है, राइट? तो ये वैल्यू पता है, तो यहां पर फैराडे की वैल्यू मैंने रख ली, तो ये फाइनल आंसर आता है हमारा 0.0591। कितना आता है, 0.0591। तो हम क्या करने वाले जरा ध्यान देना, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, इसमें एन को रख लेते हैं क्योंकि एन हर सेल में डिफरेंट होता है, कोई किसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो किसी सेल में 2 मोल या किसी सेल में 3 मोल, तो डिफरेंट मोल का फ्लो होता है, तो एन की वैल्यू तो चेंजेबल है, बट 2.303 आर टी अपॉन एफ ये वैल्यू फिक्स कर ली हमने, और ये वैल्यू आई 0.0591। ओके, अब 1 फैराडे इज इक्वल टू वैल्यू आई 96500 कूलम। अब जरा ध्यान देना, ये फैराडे को यहां पर रख लिया और ये फाइनल वैल्यू हम लेके आए, तो अब इक्वेशन में थोड़ा करेक्शन करते हैं। देखो E है तो यहां पर मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू, ई नॉट को लिखूंगा ई नॉट माइनस, अब ये जो वैल्यू है F के साथ की, ये वैल्यू का आंसर है 0.0591 अपॉन आता है N, और ये बन जाता है log Q। log Q में Q क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट होता है। तो Q को बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या लिख सकते हो बेटा? Q क्या है? रिएक्शन कोशेंट है। दूसरी चीज N क्या है? तो N है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस इक्वेशन। इन बैलेंस इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस इक्वेशन के अंदर। बात समझ आ रही है? अब हम लोग सेल की बात करते हैं। ये जो फॉर्मूला आया ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आया। दिस इज फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मुझे वैल्यू लानी है सेल पोटेंशियल के लिए। तो यदि सेल पोटेंशियल के लिए यूज करूंगा तो फॉर अ सेल ऐसा लिखता हूं। चलो फॉर अ सेल तो E बनेगा मेरा ई सेल, ई नॉट बनेगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। फर्क बहुत सिंपल सा है। यहां पर हमने E लिखा था जो हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये सेल लिखा जो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो भी छोटा सा डिफरेंस है वो जरा आपको ध्यान रखना है। ओके, अब यहां पर n क्या होता है? तो यहां पर n होता है, याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ट्रांसफर्ड from anode to cathode in balance cell reaction। बैलेंस सेल रिएक्शन के अंदर एनोड से कैथोड की तरफ जितने नंबर ऑफ मोल जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, उसी को हम लोग एन बोलते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? तो ये तो सिर्फ हमने लिखा है नर्न्स्ट इक्वेशन। क्या लिखा है? नर्न्स्ट इक्वेशन। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं कि किसी भी के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है। चलिए, आप सबको गैल्वेनिक सेल पता है? बिल्कुल पता होगा। गैल्वेनिक सेल के अंदर हम लोगों ने जिंक का ऑक्सीडेशन एंड कॉपर 2+ का रिडक्शन किया। फाइनल सेल रिएक्शन आप सबको बिल्कुल अच्छे से पता है, ये सॉलिड था और यहां पर बन रहा था जिंक 2+ एंड यहां पर बन रहा था कॉपर सॉलिड। पता है ये? ओके, अब मुझे ये सेल के लिए ये इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखूंगा बोलो? तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू की जगह क्या लिखो बोलो? तो आप सबको पता है Q इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो वही लिखेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जिंक 2+ एंड कॉपर सॉलिड, बट मैं सिर्फ लिखूंगा जिंक 2+। ऐसा क्यों बताता हूं। और नीचे कॉपर 2+ एंड जिंक सॉलिड, लेकिन मैं सिर्फ लिखूंगा कॉपर 2+। तो ये आपका गैल्वेनिक सेल के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन आ गया। अब इसमें मैंने कॉपर सॉलिड ऊपर और जिंक सॉलिड नीचे नहीं लिखा। ऐसा क्यों नहीं किया बेटा? क्योंकि आपको पता होगा सॉलिड के लिए एंड प्योर लिक्विड के लिए एक्टिव मास की वैल्यू यूनिट मान लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं फॉर सॉलिड एंड लिक्विड एक्टिव मास इज 1। और एक्टिव मास जब 1 होता है सॉलिड एंड लिक्विड के लिए, तो हम लोग ऊपर सॉलिड या लिक्विड को कंसीडर नहीं करते, एक्वायस को जरूर कंसीडर करते हैं। एक्वायस लिक्विड है बट वो प्योर लिक्विड नहीं है, वो वाटर में डिसॉल्व किया गया है, राइट? तो उसे हम लोग क्या मानेंगे? एक्वायस। तो एक्वायस कंसेंट्रेशन को यहां पर लेना है, बट सॉलिड हो या लिक्विड हो तो उसके एक्टिव मास की वैल्यू को हम 1 कंसीडर करते, इसलिए यहां पर उसे वैल्यू को पुट नहीं करते। क्लियर है बेटा? चलिए एक बार अच्छे से वापस देख लो और पूरे इक्वेशन को लिख लो, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन देखने वाले हैं। ओके, चलिए अब मुझे बताना है आपको एप्लीकेशन ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन। पॉइंट को बेटा बिल्कुल अच्छे से समझ लेना,
क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस तो ज़रूर आने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन। एप्लीकेशंस, सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड सवाल कॉम्पिटिटिव में बहुत बार पूछे गए हैं, और वो है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड pH ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है एंड pH ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लाना है। क्या करेंगे बताओ? बहुत आसान है। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब लिख के देते हैं तो उसे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल मानते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC, जो हमें फाइंड करना है। तो इसमें हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, वो ही क्या है बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। अब हम लोगों को पता है कि IUPAC जो है उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कर दिया है, तो हमें रिडक्शन का इक्वेशन लिखना होगा किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो यहां पर लिखेंगे 2H प्लस एक्वायस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। ये तो आपको पता ही है कि 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बेटा यहां पर यदि मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहूं तो जो हमारा फॉर्मूला था पहले, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 बाय n log Q था, तो वो ही हम लोग वापिस लिख रहे हैं, बट यहां पर E की जगह लिखेंगे E रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q लिखेंगे बेटा, बिल्कुल। चलिए, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन, नॉट है तो स्टैंडर्ड, तो ये है SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाइड्रोजन के लिए उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। लास्ट हम लोग ECS सीरीज पढ़ चुके, इसमें ये पॉइंट आया था, आपको पता होगा। तो अब हमारा रह गया रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2। बैलेंस्ड इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो यहाँ पर 2 लॉग। ऊपर क्या होता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, नीचे होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इक्वेशन को देखो, प्रोडक्ट कौन है? हाइड्रोजन गैस। गैस के कंसंट्रेशन को लिखते प्रेशर ऑफ H2 अपॉन, यहां पर कौन है? H प्लस कंसंट्रेशन का क्या बनेगा बेटा? स्क्वायर बनेगा। बात समझ आई? चलिए, अब ये इक्वेशन को हम लोग डायरेक्टली अब लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल is equal to 0.0591 upon 2 log pressure of H2 and concentration of H plus square। लेकिन ये तो तभी हम लोग काम में लेंगे जब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल टू 1 atm। ये 1 atm के इक्वल नहीं है, तब ये काम में लेंगे। अब मान के चलो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 atm के इक्वल है, तब क्या करें? तो यहां पर लिखते हैं व्हेन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 atm। यदि 1 atm है बेटा, तो रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू क्या आएगा? बोलो, 0.0591 बाय 2 लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना? 1 atm। तो यहां पर लिखो 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, उसका क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। बनेगा कि नहीं? अब इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं, एक बार आपको लिखना है तो लिख लो जल्दी से। ओके, चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं जरा ध्यान देना। हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल दिख रहा है ना यहाँ पर, ये रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0592 बाई 2 है।
ये log H प्लस कंसंट्रेशन नीचे की तरफ है, उसे मुझे ऊपर लेके जाना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू -0.0591/2 log, ऊपर लेके जाऊंगा तो log H प्लस रेज टू -2 हो जाएगा। ये H प्लस का स्क्वायर नीचे था बेटा, ऊपर गया तो क्या हो गया -2। अब -2 को मैं आगे लेके आऊंगा तो यहां पर बनेगा -0.0591/2 इंटू -2 log H प्लस। ये 2 से 2 कट आउट हो जाएगा, माइनस माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी बनेगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बनेगी ये तो प्लस 0.059 log H प्लस। लेकिन आप सब जानते हो माइनस log H प्लस यदि मैं ले लूँ तो इसे मैं PH लिख सकता हूँ। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा बोलो, माइनस 2 बार ले लेना हम, तो -0.0591 और इसे लिख सकते PH, क्योंकि आगे भी माइनस लिया पीछे भी माइनस लिया, ये माइनस log H प्लस PH हो गई। तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला बन सकता है। कितना आसान है देखो, 0.0591 इक्वल टू PH हो गया, राइट। अब यदि मैं ये रिडक्शन पोटेंशियल की जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखता तो क्या होता, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता तो ये माइनस है, उसकी जगह प्लस। वैल्यू तो सेम ही होती है ना दोनों की, सिर्फ फर्क क्या होता है, सिंबॉलिकली चेंज होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू प्लस 0.0591 इंटू PH हो जाता। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन। अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। क्लियर है सबको फर्स्ट एप्लीकेशन? चलिए अब सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, यह है प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन। लिखते हैं प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन, राइट। इसको देखते हैं प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन। इसमें क्या करना है, तो जब भी स्पॉन्टेनिटी वर्ड आता है तो डेल्टा जी तो जरूर आएगा, -NFE सेल। ये फॉर्मूला होता है बेटा, बिल्कुल ये पता है आपको। आप लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, एंड ई सेल की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये वैल्यू याद रखनी है आपको, दिस इज अ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, 5 स्टार लिख रहा हूं मैं। डेल्टा जी इज नेगेटिव एंड ई सेल इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन, एंड फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन क्या होगा, तो फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन डेल्टा जी की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है एंड ई सेल की वैल्यू नेगेटिव होती है। ई सेल की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी भी 0 होता है एंड ई सेल भी 0 होता है। देखो यहां पर ई डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल के बारे में बात नहीं है, ये डेल्टा जी एंड ई सेल के बारे में बात है। ई 0 सेल जिसे बोलते हैं हम लोग ई नॉट सेल एंड डेल्टा जी 0, ये दोनों के थ्रू स्पॉन्टेनिटी तय नहीं हो सकती है। याद रखना डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल के थ्रू स्पॉन्टेनिटी कभी डिटरमाइन नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा जी एंड ई सेल के थ्रू स्पॉन्टेनिटी डिटरमाइन होती है। क्लियर है सबको? तो याद रखना यहां पर स्टेटमेंट में लिख ही देता हूं, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ई नॉट सेल इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल 0 नहीं होते हैं,
जीरो कौन होता है? डेल्टा जी एंड ई सेल जो है वो जीरो होते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। बात समझ आई बेटा? चलिए, ये हो गई सेकंड एप्लीकेशन। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड एप्लीकेशन के बारे में। सेकंड एप्लीकेशन को लिखना है तो अच्छे से लिख लो, चलो जल्दी से। हो गया? चलिए अब देखते हैं हम लोग थर्ड एप्लीकेशन। बहुत आसान है वो। थर्ड एप्लीकेशन, अब थर्ड एप्लीकेशन के अंदर हम कैलकुलेशन करने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू। के ई क्यू की जब भी बात आए तो याद रखना ये दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, के सी भी बोलते हैं इसे और के पी भी बोलते हैं। हम लोग ये चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब फॉर्मूला आप सबको पता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, राइट। अब आप ये भी जानते हो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? ई सेल जो है वो जीरो हो जाएगा एंड क्यू जो है वो की ई क्यू हो जाएगा, के ई क्यू। अब ये क्यू की जगह हमें क्या लिखना है बेटा? सिर्फ के इक्विलिब्रियम लिखना है, लिखो। एंड ई सेल जीरो हो गया, इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो, अभी थोड़ी देर पहले बात करी तो जीरो लिखो। तो जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के ई क्यू। जो के ई क्यू में के सी भी लिख सकते हो, के पी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी की बात है, या डिपेंड करता है गिवन वैल्यू के ऊपर। अब ई नॉट सेल को मैं मास्टर करूं तो ये बनेगा 0.0591 अपॉन एन। ये ई नॉट सेल इस तरफ आएगा तो ये भी माइनस 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 प्लस हो गया, लॉग के ई क्यू हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं। रिवर्स का मतलब क्या है? 0.0591 जो है इसे हम लोग बाय एन, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? 2.303 RT अपॉन NF लिख सकते हैं ना। ये n जो है वो तो एज इट इज है, बट ये वैल्यू यहां से तो आई थी, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था आपको। तो थोड़ा सा उल्टा चलते हैं और यहाँ पर एक और इक्वेशन मुझे लाना है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू, अब तो वैल्यू आएगी 2.303 RT अपॉन NF लॉग के इक्विलिब्रियम। अब क्या करें? तो ये NF को यहाँ पर ले लो, तो यहाँ पर आएगा NF ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT लॉग के ई क्यू। और ये जो वैल्यू है इसे क्या लिख सकते हो? डेल्टा जी नॉट, जो माइनस आएगा क्योंकि आप सब जानते हो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव लिखेंगे, तो ये बनेगा 2.303 RT लॉग के ई क्यू और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग के ई क्यू। ये हमारा फॉर्मूला, एक्चुअली ये तो हम लोग 11th में पढ़ चुके थे। तो ये फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ये फॉर्मूला की भी ज़रूरत पड़ेगी। दीज आर दी 5 स्टार फॉर्मूलाज बेटा, तो ये याद करने पड़ेंगे आपको, राइट। चलिए, तो अब यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन तो बता दी आपको। अब बात करनी है हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो एक दो न्यूमेरिकल्स करवा लेता हूँ जिससे आपको पता चले। पहले इसे नोट करो जल्दी से। हो गया? चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। इसके ऊपर बेस्ड ही न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए। पहला न्यूमेरिकल्स क्या है देखो, एक न्यूमेरिकल्स ले रहा हूं मैं। फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वर्ड समझना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है मैंने। फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल
which placed in solution of 0.01 molar Al plus 3 आयन। ओके, और आपको यहां पर एक वैल्यू गिवन है Al3 प्लस Al की, जो है -1.66 वोल्ट। ये क्वेश्चन है हमारा। क्या बोला है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है। देखो ये वैल्यू को जरा गौर से देखो, Al3 प्लस से Al बन रहा है। Al3 प्लस Al कब बन सकता है बेटा? जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करे तब। ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Al बनेगा, राइट? ओके, अब आपको रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड वाला, सेल वाला नहीं, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वाला 0.0591 अपॉन n log Q। अब यहां पर Q की वैल्यू क्या आएगी बताओ? ऊपर एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन, नीचे Al+3 का कंसंट्रेशन। तो मैं 1 अपॉन Al3 प्लस ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि Al तो सॉलिड है और सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है? इसका एक्टिव मास हम कंसीडर करते हैं सिर्फ 1। तो यहां पर बनेगा इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू तो गिवन है, चलो लिखो अब तो, -1.66 0.0591 अपॉन n। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3। तो 3 log 1 अपॉन Al3 प्लस कंसेंट्रेशन -1.66 माइनस, इसको आप लोग देखोगे तो ये बनेगा 0.02 log 1 अपॉन, इसे जरा देखो 0.01 मोलर, ये लिख सकते 10⁻² मोलर, तो ये बनेगा 10⁻², ऊपर जाएगा +2 -1.66 माइनस 0.02 log 10⁻² बनेगा। अब इससे आगे क्या हो सकता है? तो ये बनेगा -1.66 माइनस 0.02 इंटू 2, log 10 की वैल्यू कितनी? 1, 2 आगे आ गया, -1.66 माइनस 0.04, ये वैल्यू आएगी 1.70 वोल्ट। तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट करने का और एक तरीका भी है, शायद आपको पता हो तो, Al3 प्लस Al -1.70 वोल्ट। आपको लगे सर ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग क्यों है? बेटा ये नॉन स्टैंडर्ड है, ऊपर नॉट नहीं है और ये स्टैंडर्ड है, इसलिए दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। क्लियर? चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसे नोट करो पहले से। हो गया? चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इससे भी अच्छा है। फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। प्लैटिनम है, हाइड्रोजन 4 ATM, H प्लस 0.1 मोलर, राइट? ये गिवन है और आपको क्या बोला है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल फाइंड करना है। इन शॉर्ट हमें रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है इस सेल का। गिवन सेल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करो। रिडक्शन किसका? हाइड्रोजन का लिखना है तो इक्वेशन तो पहले पता चलना चाहिए। 2H प्लस गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस। फॉर्मूला लिखो, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। चलिए ये वैल्यू तो 0 है हाइड्रोजन के लिए, आप सबको पता है। 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पर 2 log, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है? हाइड्रोजन, तो ऊपर आएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर बनेगा ये।
यहाँ पर बनेगा -0.0591 अपॉन 2 लॉग। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 नहीं है, और 1 नहीं है तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को कंसीडर करना पड़ेगा। 4 atm है, तो जो गिवन है उसे लिखो। तो ऊपर 4, H+ कंसेंट्रेशन ये रहा 0.1, 0.1 का क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे। चलिए, तो अब 0.03 लिख लेते हैं इसे अप्रोक्सीमेटली। वैसे तो 29 आता है ये, log 4 10⁻⁻1 का ये बनेगा स्क्वायर। इसे कैलकुलेशन में थोड़ी इजी हो जाए हमारा, इसलिए हम एक काम करते हैं, इसे 0.03 ले लेते हैं। log 4 इंटू 10⁻² कर लेते हैं, -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। 0.03 ये बनेगा log 4 प्लस log 10⁻², -0.03 ये बनेगा 0.60, 2 आगे आएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2.60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं बेटा अब तो 2.6 से इसको मल्टीप्लाई करो, -0.03 ये है 2.6, तो फाइनल आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, -0.078 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल निकल के आया 0.078 वोल्ट। बात समझ आए कि नहीं? देखो, तो ये है हमारा क्वेश्चन। किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं, तो देखिए मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके बताए हैं। अभी और क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के दिन यहाँ तक लेक्चर को हम रखते हैं। ओके बेटा, चले मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।